स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। आज मैं फिर से यहाँ प्रेजेंट हूँ आप सबके लिए प्रीवियस ईयर PYQs लेके, जो कि सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का है और जो ईयर है वो जून 2020 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक होगा उससे रिलेटेड उनके थ्योरीज को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक इन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से है। यहाँ पर हमें कुछ पेजेस का स्ट्रिंग दिया है, कौन कौन से पेजेस आने वाले हैं, और हमें क्या बोल दिया गया है, बोला गया है कि P और Q के फॉर्मेट में बताना है। P और Q मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग को क्या क्या टेक्निक का यूज़ करना है। एक फीफो टेक्निक का यूज़ करना है, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात हो रही है। दूसरा जो है वो LRU टेक्निक का यूज़ करना है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड की बात हो रही है, ठीक है। और जो पेज फ्रेम है हम लोग का दोनों के लिए ही, वो कितना है, 3 पेज फ्रेम है, ठीक है। 3 पेज फ्रेम है, यहाँ पर हमें बता दिया गया है। जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें P और Q का फॉर्मेट, मतलब जो P है उस पर हम क्या बताएंगे, फीफो का पेज फॉल्ट बताएंगे, और जो Q है वो किसके लिए बताएंगे, LRU का पेज फॉल्ट। तो इससे पहले भी हमने सिंगल इस टेक्निक को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी मैं बता देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसी स्ट्रिंग के ऊपर सबसे पहले फीफो निकालते हैं, उसके बाद फिर LRU निकालेंगे। फीफो क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करता है, मतलब जो पहले आया है और अगर वो पेज वहाँ पर नहीं है, जब हम किसी करेंट पेज की बात कर रहे हैं, किसी करेंट पेज का डिमांड होगा या जो भी स्ट्रिंग होगा नेक्स्ट पेज का, अगर वो ऑलरेडी फ्रेम में नहीं है तो हमें उसे लाना पड़ेगा। तो उसको लाने के लिए हम पहले से जो है उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा, स्पेस लेना पड़ेगा। तो जो पहले आया रहेगा उसको हम आउट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 पेज फ्रेम है, तो सबसे पहले तो खाली है तीनों, मतलब कि ये तीनों क्या होने वाले हैं, मिस होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर इसके नीचे में कन्फ्यूजन ना हो करके मिस लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आने वाला है, D। तो D ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है हमारे फ्रेम में, तो इसको लाना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो गया, मिस हो गया। तो अब हम किसे बाहर करेंगे, उसके लिए स्पेस बनाने के लिए जो पहले आया उसको, मतलब A को हमने बाहर किया। अब A को लाना पड़ेगा, तो A अभी नहीं है इसलिए ये भी मिस होगा, और इसको लाने के लिए हम किसको हटाएंगे, B को हटाएंगे। नेक्स्ट B को भी लाना पड़ेगा, मिस होगा, तो हमने C को हटाया। उसके बाद E की बारी आएगी, ये भी मिस होगा, प्रेजेंट नहीं है, तो हमने उसके लिए D को हटाया। फिर देखिए A जो है वो क्या होगा, हिट होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी वो प्रेजेंट है फ्रेम में, तो हमने यहाँ पर हिट लिख दिया, ठीक है, H लिख दिया। B भी क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, ऑलरेडी प्रेजेंट है। C की बात करते हैं। C लाने के लिए C नहीं है ना, तो उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, मतलब हमें किसे हटाएंगे, A को हटाएंगे, क्योंकि वो पहले आया था और इसको हमने ले आया और ये मिस हो गया। नेक्स्ट D की बारी है, D भी नहीं है, ये भी मिस होगा, और इसके लिए हमने B को हटाया। फिर E का टाइम्स है, तो E क्या होगा, हिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी है फ्रेम में, तो ये हिट हो गया। B, तो B नहीं है हमारे पास, B को लाना पड़ेगा, और उसके लिए हमने E को हटाया। नेक्स्ट A क्या हो जाएगा, A अभी नहीं है प्रेजेंट, तो ये भी मिस होने वाला है, और मिस होने वाला है मतलब हम किसको हटाएंगे, C को हटाएंगे। B प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब हम पेज फॉल्ट देख लेते हैं, फीफो का क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब जो फीफो है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसका जो पेज फॉल्ट जो निकल रहा है, पेज फॉल्ट, वो कितना निकल रहा है, 11 निकल रहा है। क्लियर है। मतलब ऑप्शन कौन सा लेंगे हम लोग, जो पहले 11 है, क्योंकि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फीफो को, तो 11 वाला, मतलब 2 ऑप्शन है, ये 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, LRU से निकालना है। तो LRU के लिए हम इसी स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए LRU में हम क्या टेक्निक यूज़ करते थे, जो लीस्ट रिसेंटली होता था उसे हम नहीं हटाते थे, जो लीस्ट अभी रिसेंटली जो यूज़ हुआ है उस पेज को हम नहीं हटाते। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 पेज फ्रेम है, तो ये तीनों क्या होने वाले हैं, मिस हो जाएंगे, तो हमने यहाँ मिस लिख दिया। नेक्स्ट D को लाना है, तो D के लिए अभी जो कौन यूज़ हुआ है उसे हमें नहीं हटाना है। C अभी यूज़ हुआ है, B अभी यूज़ हुआ है, पहले सबसे लास्ट में कौन यूज़ हुआ था, A, तो हमने A को हटा के D को ले आया। अब A को भी लाना पड़ेगा,
तो ए के लिए हम किसे निकालेंगे, डी को नहीं निकाल सकते, सी को नहीं निकाल सकते, बी को निकालेंगे। फिर बी को भी लाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, तो बी मिस होगा और इसके लिए हम सी को हटाएंगे। ठीक है, ई को लाने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, बी को नहीं हटा सकते, ए को नहीं हटा सकते, डी को हटा दिए। नेक्स्ट फिर ए की बारी, तो ए क्या होने वाला है, हिट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर किसकी बारी आएगी, बी की, तो बी भी क्या होने वाला है, हिट होने वाला है। अब सी को लेके आना है, सी प्रेजेंट नहीं है। सी को लाने के लिए जो रिसेंट में यूज़ हुआ उसे हमें नहीं हटाना। अब कैसे पता चलेगा रिसेंट, जस्ट उसके बाद वाला कौन है, बी, वह अभी यूज़ हुआ, ए भी अभी यूज़ हुआ, मतलब हम किसको हटाएंगे, ई को हटाएंगे। ठीक है, हमने सी को ले आया। डी को लाने के लिए सी अभी यूज़ हुआ है, ए अभी, बी अभी यूज़ हुआ है, ए लास्ट में यूज़ हुआ, तो ए को हटा दीजिए। फिर ई को लाना है हम लोग को, तो ई को लाने के लिए डी को हमने अभी नहीं हटा सकते क्योंकि वो अभी यूज़ हुआ है, सी भी अभी यूज़ हुआ है, बी को हम हटा देते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है, बी को लाएंगे, तो बी को लाने के लिए इसको नहीं हटा सकते, इसको नहीं हटा सकते, किसको हटाएंगे, सी को, और ए भी क्या होगा, मिस होगा, तो इसके लिए हम डी को हटाएंगे। मतलब यहाँ पर कितने पेज फॉल्ट आ रहे हैं टोटल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो LRU है उसके लिए कितने पेज फॉल्ट आ रहे हैं, पेज फॉल्ट LRU के लिए 12 है। ठीक है, और FIFO के लिए 11 है। ठीक है, मतलब 11 और P जो होगा वो 11 होगा, Q जो होगा वो 12 होगा, मतलब कि 11 और 12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। सभी जो टेक्निक है मोस्टली करके LRU हो गया, FIFO हो गया, ऑप्टिमल हो गया, तो ये 3 टेक्निक पूछे ही जाते हैं और हर बार इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही हैं हर ईयर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पेज मतलब मेमोरी से है, जहाँ पर हमें इफ़ेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बताना है यहाँ पर। तो इफ़ेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इससे पहले भी हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सिंगल लेवल पेज टेबल है, ठीक है, जिसमें पेज टेबल इज स्टोर्ड इन द मेमोरी इफ़ हिट रेट TLB का कितना है, 80% है। TLB का हिट रेट 80% है एंड इट टेक्स 15 नैनोसेकेंड्स टू सर्च द TLB, और TLB में उसको पेज मिल जाता है, तो 80% उसको पेज मिलता है। समय कितना लगता है उनके लिए, 15 नैनोसेकेंड लगता है एंड 150 नैनोसेकेंड्स एक्सेस टू द मेन मेमोरी। और अगर वो क्या होगा, मिस होगा, मतलब जितना मिस हो गया तो उसको हम कहाँ ढूंढेंगे, मेमोरी में ढूंढेंगे। ठीक है, तो मेन मेमोरी में एक्सेस करने के लिए उसको टाइम लग रहा है 150 नैनोसेकेंड। तो इफ़ेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा, ठीक है, इफ़ेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होने वाला है वो हमें बताना है। TLB वाली बात है, सबसे पहले हिट कितना हुआ, TLB में जब सर्च किया तो 80%, मतलब कि 0.8 हो गया। ठीक है, अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, TLB में सर्च करने से हिट हुआ, तो TLB का टाइम कितना लग रहा है, 15 नैनोसेकेंड प्लस मेमोरी में, क्योंकि TLB कहाँ है, मेमोरी में ही है। ठीक है, तो मेमोरी का एक्सेस करने का टाइम कितना लग रहा है, 150 नैनोसेकेंड्स के लिए। देन नेक्स्ट अब मिस की बात करेंगे तो 1 माइनस हिट रेट, 1 माइनस 0.8 मतलब कि क्या हो जाएगा, 0.2 होगा। अंदर क्या होगा, TLB प्लस 2 इंटू मेमोरी की बात होती है। ठीक है, क्योंकि हमें जब TLB भी नहीं मिला तो हम मेमोरी को एक्सेस करेंगे और ऑलरेडी TLB मेमोरी के अंदर है, तो उसके लिए 2 इंटू मेमोरी कितना है, 150 नैनोसेकेंड्स। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.8 और ये क्या हो जाएगा, 165 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर प्लस 0.2 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 300 होगा प्लस 15, तो ये हो जाएगा 315। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको पूरा सॉल्व करने से आपका कितना आ जाएगा टोटल, इसको पूरा सॉल्व करने से 195 आने वाला है, 195 नैनोसेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जब TLB वाला देगा तो याद रखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू मेमोरी की बात होगी। क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाइज दिया गया है और किससे रिलेटेड दिया गया है, तो मल्टी प्रोसेसर की बात की गई है। कौन सा स्टेटमेंट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए ट्रू है उसकी बात कर रहा है। तो हम एक एक स्टेटमेंट देखते हैं और ट्रू की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट जो है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय वन ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टी प्रोसेसर क्या है। तो मल्टी प्रोसेसर मतलब नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं एक सिस्टम के अंदर, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, पैरेलली जो काम करेंगे उसे हम मल्टी प्रोसेसर बोल रहे हैं। तो वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। सही बोल रहा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, एक ही होगा। प्रोसेसर क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो जो स्टेटमेंट ए है वो क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड क्या बात कर रहा है, इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइन। मल्टीपल कंप्यूटर्स की बात कर रहा है, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम एक कनेक्ट है किसी एक कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू। किससे रिलेटेड बोल रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ बस मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, CPU होते हैं, ना कि कंप्यूटर होते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज क्लासिफाइड एज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम की बात कर रहा है। MIMD जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, आप लोगों को पता होगा, ये जो होता है MIMD वो फ्लिंस क्लासिफिकेशन का एक कैटेगरी है, एक क्लासिफिकेशन है जहाँ पर पैरेलली वर्क होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तो ये भी किसके रिलेटेड है, मल्टी प्रोसेसर, जो कि सही बोल रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या क्या आने वाला है, स्टेटमेंट ए और सी, तो जो कि है ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा है। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट वाइज था, मल्टी प्रोसेसर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जैसे आपको दिख रहा है कि सिस्टम कॉल के ऊपर है जो कि फोर्क फंक्शन का यूज़ कर रहा है, ठीक है। फोर्क फंक्शन जो है वो क्या है, एक सिस्टम कॉल है। फोर्क फंक्शन का हमें क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है फोर्क फंक्शन का, कि वो एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। जब भी हमें अपने प्रोग्राम में फोर्क फंक्शन मिलता है, मतलब कि वो नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है। और वो क्या करता है, जैसे हमने फर्स्ट फोर्क जैसे ही हमें मिला, मतलब वो उसके नीचे वाले स्टेटमेंट, जस्ट नीचे वाला स्टेटमेंट जितना भी होगा वो उसको कॉपी करके एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। क्लियर है। तो जब जब हमें फॉर्क स्टेटमेंट मिलेगा, फॉर्क फंक्शन मिलेगा, तब तब वो एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है और उसके अंदर स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो उस फोर्क जो पहला वाला फोर्क है उसके नीचे के जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो कॉपी हो जाते हैं। उस तरीके से सीक्वेंस चलता जाता है और एक नया चाइल्ड प्रोसेस इस तरीके से बनता जाता है, ठीक है। अब ये था कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दो प्रोग्राम दिया गया है, कौन कौन से, P1 और P2 जैसे कि आपको दिख रहा है, और बोल रहा है कि और दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद हैप्पी जो है, हैप्पी लेटर, ये क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है। प्रिंट होने वाला है तो स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है जो P1 प्रोग्राम है वो डिस्प्ले कर रहा है हैप्पी को 8 टाइम्स, ठीक है। ये हैप्पी जो है, जब हम P1 प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट करेंगे एग्जीक्यूट करने के बाद, हैप्पी जो है वो 8 टाइम्स प्रिंट होके आएगा। उसी तरीके से स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, जो P2 प्रोग्राम है वो हैप्पी को 12 टाइम्स क्या करेगा, प्रिंट करके आएगा, ठीक है। तो ये है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है, मतलब सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखो जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे ही हमें कोई फोर्क फंक्शन मिलता है, जैसे कि हमें पहला फोर्क फंक्शन मिला, तो वहाँ एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। ये जो पूरा एक प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, पेरेंट प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो एक पेरेंट प्रोसेस, जैसे हमें उसका फोर्क मिला, एक पहला फोर्क मिला, वो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। तो एक और प्रोसेस आ गया, क्या, चाइल्ड प्रोसेस आ गया। ये पेरेंट प्रोसेस, ये क्या हो गया, चाइल्ड प्रोसेस। मतलब टोटल कितने प्रोसेस हुए, 2 प्रोसेस हुए, एक पेरेंट प्रोसेस, एक चाइल्ड प्रोसेस। जब हमें पहला फोर्क
फंक्शन मिला तो, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, कंटिन्यूसली में फिर से दूसरा फोर्क है, तो नेक्स्ट जो फोर्क है वो भी वैसे ही करेगा, ठीक है। जो अभी दो प्रोसेस क्या हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, उसी का फिर से उसका वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। मतलब टोटल प्रोसेस कितने हो जाएंगे, इस सेकेंड फोर्क में 4 प्रोसेस हो जाएंगे। पहले 2 प्रोसेस था, एक पेरेंट प्रोसेस, फिर उसका एक चाइल्ड प्रोसेस। उसी तरीके से जब सेकेंड फोर्क में पहुँचे तो पहले के 2 जो प्रोसेस थे उनके भी क्या होंगे, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे। तो वो कितने प्रोसेस कंप्लीट करेगा, टोटल क्रिएट करेगा 4 प्रोसेस को। फिर से कंटिन्यूसली कौन है, तीसरा फोर्क है, ठीक है। तो फोर्क फंक्शन अब ये क्या करेगा, ये जो 4 प्रोसेस क्रिएट हुए थे उसका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। तो टोटल कितने प्रोसेस हो जाएंगे, 8 प्रोसेस हो जाएंगे, है ना। टोटल कितने प्रोसेस होंगे, 8 प्रोसेस होंगे। और उसके बाद फिर हमें पूछा गया है, उसके बाद क्या स्टेटमेंट मिला, प्रिंट मिला, हैप्पी स्टेटमेंट को प्रिंट करने का। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो हैप्पी है वो कितने बार प्रिंट होगा, 8 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमें कंटिन्यूसली कोई फोर्क फंक्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको 3 टाइम्स कंटिन्यूसली फोर्क फंक्शन मिला, तो आपके पास कितना आया, टोटल 8 टाइम्स वो हैप्पी प्रिंट कर रहा है। इसका एक तरीका ये है जो लॉन्ग मेथड है, एक और है जो कि फॉर्मूला से है, जैसे कि 2 का पावर n-1, ठीक है। यह आपको मैंने बताया था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। यहाँ आप रखोगे n की वैल्यू क्या होगी, जितने फोर्क फंक्शन होंगे उतनी, मतलब 2 का पावर 3-1 यानी 8-1 यानी 7। तो 7 आपके पास क्या होंगे, चाइल्ड प्रोसेस कितने नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो चाइल्ड प्रोसेस कैसे पता चला, ये हमारा जो निकला वो चाइल्ड प्रोसेस था, ठीक है। 7 नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए। और इसमें जब हम +1 करेंगे तो ये जो टोटल मतलब जो 8 निकलेगा वो टोटल प्रोसेस निकलेगा, मतलब कि एक पेरेंट प्रोसेस जो होता है वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस है, ये 1 क्या है, ये 1 जो है वो एक पेरेंट प्रोसेस को हम ऐड कर देते हैं, और ये जो 7 है वो चाइल्ड प्रोसेस है। हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट 1 P1 प्रोग्राम 8 टाइम्स प्रिंट करेगा हैप्पी को, तो उसने वो कर रहा है, मतलब कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है, ट्रू है। उसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब हमें फोर्क कैसा मिले, कंटिन्यूसली में मिले, उनके बीच में कोई भी अदर स्टेटमेंट ना हो, तब की मैं बात कर रही हूँ। जैसे अब उसी का हम बताते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम P2 में आपके पास कंटिन्यूसली में फोर्क नहीं है, तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, उसको बना के देखना है, और कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है वो हम देखते हैं। तो जैसे P2 प्रोग्राम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला फोर्क मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो पहला फोर्क मिला मतलब कि 2 प्रोसेस क्रिएट हुए, एक पेरेंट प्रोसेस और एक चाइल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको 2 प्रोसेस क्रिएट हुए, और दोनों प्रोसेस के बाद क्या है कि स्टेटमेंट हैप्पी है, मतलब हैप्पी यहाँ पर कितने टाइम्स प्रिंट होगा, 2 टाइम्स। यहाँ लिख देती हूँ मैं, हैप्पी हुआ 2 टाइम्स प्रिंट, 2 प्रोसेस क्रिएट हुए, और जस्ट उसके बाद प्रिंट एफ में हैप्पी था इसलिए 2 टाइम्स हैप्पी प्रिंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमें सेकेंड फोर्क फंक्शन मिलता है, और फिर वो क्या करेगा, ये जो 2 प्रोसेस थे उसके चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे, तो कितने क्रिएट हो जाएंगे, टोटल प्रोसेस 4 प्रोसेस। सेकेंड टाइम जब फोर्क मिला तो हमें 4 प्रोसेस मिला, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें क्या मिला, प्रिंट एफ, हैप्पी प्रिंट करने का। तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट पे जो हैप्पी है वो कितना प्रिंट होगा, 4 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। थर्ड फोर्क मिला, ठीक। तो थर्ड फोर्क में यहाँ 4 प्रोसेस थे, इसके चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे, मतलब कितने प्रोसेस क्रिएट हो गए, यहाँ पर थर्ड फोर्क में 8 प्रोसेस क्रिएट हुए। फिर से हमें क्या मिला, प्रिंट एफ मिला, जो कि कितने टाइम्स प्रिंट करेगा, 8 टाइम्स प्रिंट करेगा, ठीक है। अब टोटल हमें बताना था कि जो P2 प्रोग्राम है वो टोटल हैप्पी को कितने टाइम्स प्रिंट कर रहा है, तो 2 + 4 + 8, ठीक है। ये कितना हुआ, 14 टाइम्स हुआ। 14 टाइम्स वो टोटल क्या कर रहा है, हैप्पी को प्रिंट कर रहा है,
है ना, यही हमें पूछा था। तो स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोल रहा है हैप्पी को 12 टाइम्स प्रिंट करेगा, जो कि गलत है क्योंकि हमारा हैप्पी कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 14 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो अगर जब आपको कंटिन्यूसली में दिया रहे फोर्क तो आप इस फॉर्मूला को लगा लो, ठीक है। और एक बार आपको बस प्रिंट एफ दिया है इसलिए, लेकिन यहाँ बस आपको हर फोर्क के बाद प्रिंट एफ का स्टेटमेंट दे दिया है, इसलिए आपको इस तरीके से अलग अलग करके प्रोसेस निकालना है और उसके टाइम्स में जो भी प्रिंट करवाना है वो प्रिंट होके आएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। मतलब कि ऑप्शन क्या आने वाला है, फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये जो फोर्क का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्क से रिलेटेड आपको थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, अभी जो पूछा गया था वो आपको प्रोग्राम से रिलेटेड मिला है। तो फोर्क का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, मतलब कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो जून 2020 का जो क्वेश्चंस थे वो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।